आज न्यू नेशन देश में इस्लामोफोबिया के उन मोहरों का पर्दाफाश करेगा जो एक तरह से पाकिस्तान और आईएसआई के इस्लामी फोबिया के एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसके साथ ही हम गैर मुस्लिम भारतीयों को धमकी देने वाले भगोड़े जाकिर नाइक के गुनाहों का कच्चा चिट्ठा भी खोलेंगे। देश में धर्म परिवर्तन करवाकर नौजवानों को आतंकी बनाने वाला जाकिर नाइक मलेशिया में छिपा बैठा है, लेकिन वो बेखौफ होकर जिहादी मॉडल पर लगातार काम कर रहा है और अब उसने एक बार फिर जहरीला बयान दिया है। जाकिर नाइक कह रहा है कि अगर कोई गैर मुस्लिम इस्लाम के विरोध में कुछ कहता या करता है तो उसे मुस्लिम देश में आने पर गिरफ्तार कर लिया जाए। जाकिर नाइक ऐसे बयानों से जहां देश के गैर मुसलमानों को धमकी दे रहा है, वहीं मुसलमानों को गुमराह भी कर रहा है। लेकिन देश के भीतर कई ऐसे लोग हैं जो इस्लामोफोबिया के प्रचार प्रसार में लगे हैं। ऐसे में न्यूज नेशन का सवाल है कि धर्म के नाम पर मुसलमानों को भड़काने का खेल आखिर कब तक चलेगा। Every Muslim should be a terrorist. The thing is that if he's terrorizing a terrorist, he's following Islam. If he's on the truth, if he's fighting the enemies of Islam, I'm for it. मेरी नजरिए से जॉर्ज बुश नंबर 1 टेररिस्ट है, आपको दुखवाएगा। जाकिर नायक भारत का वो भगोड़ा जो धर्म प्रचार की आड़ में बगदादी की आतंकी ब्रिगेड को भारत से आतंकी सप्लाई करने वाला मैनेजर बन गया था। भारत में जिसके खिलाफ टेरर फंडिंग से लेकर मनी लॉन्ड्रिंग तक की जांच हो रही है, वो जाकिर नायक अब मलेशिया में भी भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। Non-Muslims in India speaking against Islam. इस्लाम के नाम पर जहर उगलने वाले इस्लामिक उपदेशक जाकिर नायक की हेट स्पीच वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहा है कि अगर कोई गैर मुस्लिम शख्स इस्लाम के विरोध में कुछ कहता है तो उसे मुस्लिम देशों में आने पर गिरफ्तार कर लिया जाए। जाकिर नायक ने कुवैत के एक वकील को यह सुझाव भी दिया है कि वो भारत के उन गैर मुस्लिमों को खाड़ी देश आने पर जेल भेजने का इंतजाम करे जो इस्लाम पर टिप्पणी करते हैं। I would request that you even keep a data bank of non-Muslims in India speaking against Islam. I would suggest to that Kuwait lawyer that even collect the data of all the negative remarks and abusive of all the non-Muslims in India and keep a data bank and store it into the computer. Next time if they come to the Gulf country, whether it be Kuwait, whether it be to Saudi Arabia, whether it be to Dubai, whether it be to Indonesia, in the data bank it should be mentioned, okay, now they have abused the Prophet, which is not permitted by law, and they have abused Islam, bid them to task, have a case against them, arrest them and put them behind bars. 1 जुलाई 2016 को जब ढाका में आतंकी हमला हुआ और हमलावर आतंकियों में से 2 ने खुद को जाकिर नायक का फॉलोअर बताया, तब जाकिर पर भारत सरकार का शिकंजा कस गया। लेकिन खुद को बचाने के लिए जाकिर विदेश भाग गया। उस भगोड़े जाकिर नायक ने अब धमकी भरे अंदाज में कहा है कि अगर 5 से 10 गैर मुस्लिमों को मुस्लिम देशों में गिरफ्तार कर जेल में डाला गया तो ज्यादातर लोग इस्लाम पर उंगली उठाना छोड़ देंगे। जाकिर नायक के नफरत भरे जहरीले बोल से साफ जाहिर है कि वो एक तरह से धमकी दे रहा है कि जो भी कट्टरपंथियों के खिलाफ और जिहाद के खिलाफ बोलेगा उसे वो धर्म का इस्तेमाल करके अपना निशाना बनाएगा। मुस्लिम देशों के लिए जाकिर नाइक कोई पैगंबर नहीं है जो मुस्लिम देश उसकी बात को मानेंगे, और एक बार अगर वो भारत के शिकंजे में आ जाए तो उसको पता चल जाएगा कि उसके जीवन की वास्तविकता क्या है। उसको उसका पसंदीदा स्थान जेल है और वही जीवन भर के लिए उसको पहुंचा दिया जाएगा। जाहिर है जाकिर नायक जिहाद के मॉडल पर बेखौफ होकर काम कर रहा है और फिर जाकिर जैसों के ही इशारे पर भारत में बैठे जिहादी सच बोलने वालों को धमकी देते हैं। ऐसी धमकी देने वालों में एक नाम दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम का भी है, जो जाकिर नायक जैसे जहरीले शख्स को अपना हीरो मानता है और मुस्लिमों का नाम लेकर देश को जलजले की खुली धमकी देता है। देखिए 28 अप्रैल का यही वो विवादित पोस्ट है जिसमें उन्होंने लिखा कि भारतीय मुसलमानों ने अरब देशों से शिकायत की तो एवलांच आ जाएगा। भारतीय मुसलमानों के साथ खड़े होने के लिए धन्यवाद कुवैत। हिंदुत्व विचारधारा के लोग सोचते हैं कि कारोबारी हितों की वजह से अरब देश भारत के मुसलमानों की सुरक्षा की चिंता नहीं करेंगे। वो भूल गए भारतीय मुसलमानों का अरब और मुस्लिम देशों से कैसे रिश्ते हैं। जिस दिन मुसलमानों ने अरब देशों से अपने खिलाफ जुल्म की शिकायत कर दी, एवलांच आ जाएगा। जफरुल इस्लाम ने यह पोस्ट तबलीगी जमात के आका मौलाना साद के समर्थन में लिखे थे, जिसकी जमात ने देश के अलग अलग हिस्सों में कोरोना जैसी महामारी को फैला दिया और अब कानून का शिकंजा मौलाना साद और उसके लोगों पर कसने लगा तो देश को धमकी देकर जफरुल इस्लाम साद की वकालत करने लगा। लेकिन जफरुल इस्लाम खान और मौलाना साद कौम की नुमाइंदगी करने वाले इन दोनों शख्स की देश विरोधी करतूतों ने उनके चेहरे से नकाब उतार दिया है।
एक बड़ा सवाल यह भी है कि ये लोग उस वक्त ही इस्लामोफोबिया की भाषा क्यों बोलते नजर आ रहे हैं जब पाकिस्तान सोशल मीडिया के जरिए भारत के खिलाफ जहर उगलने में लगा हुआ है। पूरी की पूरी ये जो जफरुल इस्लाम हो, चाहे ऐसे बहुत सारे कांग्रेस के लोग हों, ये सारे लोग मिलके केवल और केवल आईएसआई के हाथों में एक बेट की तरह खेल रहे हैं। ये बहुत ही अपने आप में दुर्भाग्यवश चीज है। अपने ही हिंदुस्तान भाइयों के खिलाफ कंप्लेंट कर रहे हैं यूएई में, और वो चाहते हैं कि यूएई अपने ही हिंदुस्तानी भाइयों के खिलाफ एक्शन करे। ये तो शुक्र है, बहुत अच्छा रिश्ता है हमारा अरब देशों के साथ, इसलिए अरब देश इस पर कुछ कमेंट नहीं कर रहे हैं। पिछले दिनों भारत और अरब देशों के बीच कड़वाहट फैलाने के लिए पाकिस्तान की ओर से इस्लामोफोबिया इन इंडिया नाम से हैशटैग ट्रेंड कराया जा रहा था। इसके जरिए माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी कि भारत मुसलमानों के खिलाफ है, लेकिन भारत ने पाकिस्तान की साजिश का करारा जवाब दिया था। हालांकि जाकिर नायक जैसे जिहादी अपनी जहरीली फितरत से बाज नहीं आ रहे और अपने जिहादी मॉडल पर बिना खौफ के काम कर रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। तो बहस को आगे बढ़ाऊंगा। सवाल यह है कि भारत में इस्लाम है, भारत में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी है, यहां पर पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान हैं और पाकिस्तान से ज्यादा सुखी भी कई इस्लामिक देशों से ज्यादा मुसलमान भारत के अंदर रहते हैं और भारत की अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं। लेकिन फिर भी कुछ आवाजें, हमारा प्रताड़ना हो रही है, हमारे खिलाफ काम हो रहा है, सरकार हमारे खिलाफ है, कई तरह के नारे लगाए जाते हैं और उससे जन्म लेती है देश विरोधी सोच। इसी बहस को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ सुबी खान है, एक इस्लामिक स्कॉलर है, अंबर जैदी हैं, वो एक पॉलिटिकल एनालिस्ट है, मुफ्ती वजाहत कासमी हैं, ये खुद एक इस्लामिक स्कॉलर है, मेरे साथ इलियास शराफुद्दीन साहब हैं, ये भी एक इस्लामिक स्कॉलर है, इफ्रा जान जी हैं, ये भी एक इस्लामिक स्कॉलर हैं, और माजिद हैदरी साहब हैं, ये श्रीनगर से हमारे साथ जुड़े हैं, एक पॉलिटिकल एनालिस्ट है। सबसे पहले इलियास भाई आपके पास आऊंगा। ये आपके दोस्त जाकिर नाइक क्या कह रहे हैं? मैं ये बता दूं कि जाकिर नाइक मेरे उस्ताद हैं, टीचर हैं और इंशाल्लाह क़यामत तक रहेंगे। तो देश से भागे क्यों हुए हैं? इलियास शराफुद्दीन, आपकी आवाज ठीक करता हूं मैं, एक मिनट। इलियास भाई आपकी आवाज में कुछ दिक्कत है, प्लीज इलियास भाई का ऑडियो ठीक किया जाए। यही सवाल लेकर मैं इफ्रा जान के पास चलता हूं। इफ्रा जान, सबको पता है कि इस्लामोफोबिया पाकिस्तान की आईएसआई ट्रेंड करा रही है, लेकिन भारत के लोग उसके समर्थन में क्यों लिख रहे हैं कि भारत में इस्लामोफोबिया हो गया है? क्या आपको दिखता है, क्या आपको लगता है भारत में इस्लामोफोबिया है? जी, पहले तो मैं इस्लामोफोबिया का शब्द यूज नहीं करूंगी, मैं एंटी मुस्लिम बिगटरी यानी मुसलमानों के खिलाफ एक नफरत का शब्द यूज करूंगी। क्या कुछ लोगों में ऐसी चीजें दिखाई गई हैं? अगर हम देखें, बीजेपी का एक कार्यकर्ता था, एक मिनिस्टर था यूपी का, जिसने रिसेंटली कहा कि 2021 से मैं हमारे देश से मुसलमानों का और क्रिश्चियनिटी का नाम मिट जाएगा। हमने ऐसी बहुत सारी बीजेपी से दूसरी वीडियो देखी जहां बीजेपी का एक मिनिस्टर यूपी में एक मुसलमान सब्जी वाले को बोल रहा है, तू यहाँ पे क्यों है, तेरा नाम क्या है? मिनिस्टर नहीं है, विधायक है और पार्टी ने उसको शो कॉज नोटिस दिया है। मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी ठीक कर रहा हूँ आपको, एंकर के तौर पर फैक्चुअल चीज। जब ऐसे ही वीडियोस सामने आते हैं, उन्हीं वीडियोस को कुवैत की एक प्रिंसेस, जिसका नाम प्रिंसेस अल हदमी है, जिसने ट्रेंड किया और उससे सवाल किया कि ये मुसलमान लोगों के साथ क्या हो रहा है। और वो फर्जी ट्वीट निकला। बाद में प्रिंसेस की तरफ से क्लैरिफिकेशन आया, कतर की तरफ से क्लैरिफिकेशन आया। एक्चुअली उन प्रिंसेस का इंटरव्यू काफी सारी आपकी के मीडिया चैनल्स ने भी किया है। एक प्रिंसेस उनमें से काफी रियल है। उन्होंने इनफैक्ट ये माजरा तब शुरू हुआ जब तेजस्वी सूर्या, जो हमारे एमपी है, उनका एक पुराना ट्वीट सामने आया जहां वो अरब महिलाओं के बारे में एक अश्लील बात कर रहे थे, जो अश्लील बात मैं टीवी पे नहीं दिखा सकती हूँ, और वहीं से ये माजरा सामने आया। ठीक है सुबह खान, कि जब तक बीजेपी के लोग, मैं अभी भी आपकी बात से डिसएग्री करता हूं। सुबह खान भी एक मुसलमान है। आपके दिमाग में जो वायरस है ना कि भारत में मुसलमानों की प्रताड़ना हो रही है, ये गलत थॉट है। मैं इससे डिसएग्री करता हूं। आप इलियास भाई आ जाता, आऊंगा मैं आपके पास। सुबह जवाब दीजिए, इसके बाद इलियास भाई बात करती हूँ। मैंने आपको ट्वीट बता दिए, मैंने आपको रीजन बता दिए, मैंने आपको बता दिया ये माजरा कहां से शुरू हुआ। अगर आप किसी भी महिला के खिलाफ अश्लील बात करेंगे, वो जवाब तेजस्वी सूर्या का मामला बहुत दिन बाद आया, उन्होंने ट्वीट डिलीट किया, उनका ट्वीट डिलीट कर दिया गया और उन्होंने रिग्रेट भी प्रकट कर दिया उसके लिए। सुबह खान जवाब दीजिए। जी नहीं दिखाया, अगर वो इतनी अच्छी बात, अरे इफ्रा हो गया, दूसरों का भी तो सुन लीजिए, हो गया, बात करेगा। जी बोलिए।
दीपक जी मैं तब बोलूंगी जब सब शांत होंगे, शांत है, क्योंकि शांत है, ऐसे सुबह Skype शांत पे है, ऐसे- इफ्रा शांत है। जी जी दीपक जी देखिए, मैं इफ्रा को ये बोलना चाहती हूँ कि यहाँ पर बैठ के हमेशा सिर्फ डिफेंसिव मोड में बैठने के लिए डिबेट मत किया करिए। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एक मानसिकता की। ऐसा क्यों होता है कि एक संवैधानिक पोस्ट पे बैठा हुआ एक आदमी जफरुल इस्लाम खान दूसरे मुस्लिम देशों की धमकी अपने देशवासियों को देता है? ऐसा क्यों होता है कि मौलाना शाद एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के खिलाफ एक पूरी कम्युनिटी को वर्गलाते हैं और मौत बांटने के लिए लोगों को उकसाते हैं? ऐसा क्यों होता है कि ये जाकिर नायक मुस्लिम कंट्रीज को बोलते हैं कि हिंदुस्तानियों के खिलाफ एक डेटाबेस तैयार करिए, और उसके बावजूद ऐसा क्यों होता है कि हम भारतीय मुस्लिम टीवी चैनल्स पे बैठ के इन मुस्लिम फेसेस को प्रोटेक्ट करते हैं, इनके लिए डिफेंसिव हो जाते हैं? ये देखिए, ये एक मानसिकता है, हमें ये समझने की जरूरत है। मैं बार बार बोलती हूँ दीपक जी कि ये मानसिकता बचपन से एक मुस्लिम माइंड को अलगाववाद, कट्टरवाद और आतंकवाद के लिए उकसाती है। उनका सिर्फ एक ही मिशन है, जस्ट वन मिशन। ये फेसेस हमें अलग अलग दिख रहे हैं, मिशन है इस्लामिक स्टेट बनाना और भारत को तोड़ना, यानी कि गजवाए हिंद। तो भारतीय होने के नाते हमारी क्या जिम्मेदारी है कि हम उनके खिलाफ खड़े हों या हम अपने आप को उनसे जोड़ के देख लें? अब अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए इन्होंने कुछ एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस बना लिए हैं, दारुल उलूम जैसे, कुछ रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस बना लिए हैं, तबलीगी जमात जैसे, कुछ आतंकी आउटफिट्स बना लिए हैं, जैसे मोहम्मद, लश्कर ए तौयबा, अल कायदा जैसे। काम सबका एक है, सब ये कड़ियां हैं। तो हमें ये सोचना है कि चाहे ये वहाबी आतंकी मानसिकता वाले हों, चाहे वो राजनीतिक पार्टीज हों, चाहे वामपंथी, कम्युनिस्ट, माओवादी, नक्सलवादी हों, इंटरनेशनल पावर्स हों या इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट हों, जो भी हमारे देश को तोड़ने की बात करे, कम से कम वहां पे आके भारतीयों की तरह खड़े हो जाए करिए। वहां पे मुस्लिम मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, ये गेम मत खेला करिए। और आप ये बात किसको सिखा रहे हैं? आप एंटी मुस्लिम बाइगॉटरी की बात किससे कर रहे हैं? उस संस्कृति से जो सनातन धर्म में बिलीव करता है, जो सब पंथों को अपने अंदर समाता है। हम लोग सर्वधर्म समभाव को हमेशा से मानते हैं, हम इनहेरेंटली सेक्युलर हैं। आप लोगों को तो सेक्युलर अल्फाज की भी जरूरत पड़ती है, हम लोग इनबिल्ट सेक्युलर हैं। हम लोगों से आप वो बात करते हैं। तो ये मैं बोलती हूँ कि प्लीज हिस्ट्री उठा के पढ़िए, इस्लाम की भी तारीख पढ़िए और भारत की भी तारीख पढ़िए कि ये मुस्लिम के अगेंस्ट हम नहीं बोल रहे हैं, ये हम मानवता विरोधी मानसिकता के खिलाफ बोल रहे हैं। ठीक है, मानवता विरोधी मानसिकता। तो मैं यहीं से बहस को आगे ले जाऊंगा। इलियास भाई जवाब दीजिए, ये आपका दोस्त जाकिर नाइक हिंदुस्तान के लोगों को धमकी क्यों दे रहा है? मैं आपका दोस्त इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपकी बड़ी फोटो है सोशल मीडिया पे जाकिर नाइक के साथ। जी जी जी, जाकिर नाइक मेरे टीचर है, मेरे उस्ताद है, और 99% हिंदुस्तानी सनातनियों के दोस्त है। 1% संघियों, गोडसे के पिल्लों, सावरकर के औलादों, अंग्रेजों के दलालों के खिलाफ है, जो मासूम लोगों को लिंचिंग में मार रहे हैं। इलियास भाई थोड़ा शब्दों पे ध्यान दे दीजिए। इलियास भाई शब्दों पे ध्यान दे दीजिए। मैंने आपको उस दिन भी कहा था, जो गुंडे हैं, पर वो भगोड़े हैं, देश के कानून से भागे हुए हैं। जाकिर नाइक अगर आपके उस्ताद हैं तो उनको हिंदुस्तान बुला लीजिए, तिहाड़ जेल उनका इंतजार कर रही है। चिन्मयानंद जैसे ऐसे बीजेपी आरएसएस के संघियों के खिलाफ इलियास शराफुद्दीन अगर आपके उस्ताद हैं तो उनको हिंदुस्तान बुला लीजिए, तिहाड़ जेल उनका इंतजार कर रही है। इलियास शराफुद्दीन अरब है इन आतंकवादियों के खिलाफ, हम हिंदुस्तानी है। ये संघीय आतंकवादियों के खिलाफ पूरी दुनिया खड़ी हुई है, बीजेपी और आरएसएस के। इलियास शराफुद्दीन अगर आपके उस्ताद हैं तो उनको हिंदुस्तान बुला लीजिए, तिहाड़ जेल जाकिर नाइक का इंतजार कर रही है। तिहाड़ जेल में आपके गुरु तलीबान जाने वाले हैं और मोदी जाने वाले हैं और आप जाने वाले हैं। क्या बोल रहे हैं इलियास शराफुद्दीन? देश के प्रधानमंत्री के लिए मैं ऐसी भाषा बर्दाश्त नहीं, मैं काट रहा हूँ इसको। इलियास भाई देखिए बहस की कोई मर्यादा होती है, बहस की कोई मर्यादा होती है, लेकिन मुझे नहीं लगता आपकी कोई मर्यादा है। मुझे नहीं लगता आपका कोई दीन ईमान है। मासूमों को मरवाने में, हिंदुस्तानी लेबरों को मरवाने में तुम जैसे हटाइए इलियास शराफुद्दीन को, हटाइए इनको। इनका स्टैंडर्ड दिख रहा है। मुफ्ती वजाहत साहब, ये इलियास शराफुद्दीन है। कितनी शराफत की भाषा है आप खुद सुन लीजिए, किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जाकिर नाइक इनके उस्ताद हैं और उस्ताद मलेशिया में भगोड़े की तरह छिपे हुए हैं। इनकी सोच देश विरोधी नहीं है क्या? मेरे हिसाब से वही कह रहा हूं कि पूरी दुनिया सुन रही है। होना चाहिए इन अल्फाजों के लिए। मुफ्ती साहब जी, दीपक भाई आपने सही कहा, ये इनकी सोच
आपके चैनल के माध्यम से पूरी दुनिया देख रही है कि ये किस तरह की सोच रखते हैं। और जाहिर सी बात है, जब उस्ताद इनके टीचर ये खुद ही बता रहे हैं वो गायब हैं, तो चेलों को ही ठोक देना चाहिए। और फिर मैं आपका जो डिबेट बुलाने का मकसद है उस पर थोड़ी सी बात करूं कि ये एक सोच पैदा हुई है, वो चाहे वो मौलाना साद वाली हो या ज़फ़रुल इस्लाम वाली हो या जाकिर नायक जैसे लोग हों, और ये इससे अपने गुनाहों को छुपाने के लिए पूरी दुनिया में ये ढोल बजाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने काले कारनामों को, काले चिट्ठों को छुपाने के लिए। भाई जाकिर नायक क्यों भागा? पूरा देश जानता है, हज़ारों करोड़ रुपए का करप्शन किया है, ज़कात सदक़ात के नाम पर, दीन के नाम पर, इस्लाम और मुसलमानों के नाम पर मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं। भागा तो वो अपनी उसमें कि वो सारे काले कारनामे उसके खुल रहे थे, लेकिन अब वो दीन पर आकर के अटक गया और दुनिया को ऐसी सोच दे रहा है कि वो खुद भी आतंकवादी है और आतंकवादी जैसी सोच पर इस्लाम के यूथ, मुस्लिम यूथ को लाना चाहता है। वही मौलाना साद का आप समझ लीजिएगा कि इतने काले कारनामे जो अब सामने आ रहे हैं, इन सब चीज़ों को छुपाने के लिए एक धर्म का लिबास और धर्म का चोला ओढ़ा हुआ था, और फिर उसमें लोगों को इस तरह से माइंड वॉश उनका किया जा रहा था कि लोग उनके लिए कुछ भी कर सके, मरने मिटने को तैयार। और आज भी मैं आपको बता दूं दीपक भाई, अभी भी ये बातें चल रही हैं, जैसा कि हम लोग मौलाना साद के लिए इतनी बातें यहाँ डिबेट में हिस्सा लेते हैं, तो आज हमारी भी हालत ये हो गई है कि एक डॉक्टर की दुकान पे हम अपनी बीमारी की दवाई लेने नहीं जा सकते, ऐसी हालत हमारी बना दी गई है। तो आप ये देखिए कि ये देश के खिलाफ एक सोच पली हुई है। शाहीन बाग उसी का हिस्सा है, ज़फ़रुल इस्लाम उसी का हिस्सा है, मौलाना साद उसी का हिस्सा है, जाकिर नायक उसी का हिस्सा है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया उसी का हिस्सा है। और मैं अपनी सरकार से ये निवेदन करूंगा कि ऐसी सोच पर वो इस तरह का अंकुश लगाए ताकि देश का यूथ इससे सबक ले। और अरब के मुसलमान या अरब के हुक्मरान हमारे मामले में कैसा इंटरफेयर कर सकते हैं? हजारों हजार मुसलमान हैं इस हिंदुस्तान का जो उन्होंने बुला करके वहां नौकरी के नाम पर प्रताड़ित किया है। तब कहां गए थे ज़फ़रुल इस्लाम? तब कहां गए थे जाकिर नायक? तब कहां गई थी हमारी मुस्लिम तंजीमें? और मौलाना साद क्यों अमीर नहीं थे उस वक्त? तो ये मैं आपको जी माजिद भाई मेरा सवाल ये है, ये नैरेटिव भारत में क्यों फैलाया जा रहा है? क्यों शाहीन बाग ने कश्मीर में नहीं दिल्ली में जन्म लिया? इसके पीछे कौन ताकतें हैं? मैं तो साफ कह रहा हूं, इसको भड़काने वाले, इसको बढ़ाने वाले, कश्मीर से दिल्ली तक लाने वाले सब आईएसआई और पीएफआई से जुड़े हुए लोग हैं, सिम्मी जैसे ऑर्गेनाइजेशन बनाने वाले लोग हैं, उसी सोच को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं। और वही बात मुफ्ती साहब कह रहे हैं। चौरसिया साहब, इन विषयों के साथ शुरू करूंगा। हमें तो स्वदेशियों ने लूटा, विदेशियों में कहां दम था। हमारी सेकुलरिज्म की कश्ती वहां डूबी जहां आरएसएस में दम था। देखें, आप हमारे धर्म गुरु आदरणीय श्री डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की बात कर रहे हैं। धर्म गुरु बता दूं कि उन्हें धर्म का ज्ञान, शब्द बदलिए, मैं डिबेट से हटा दूंगा आपको। धर्म गुरु नहीं है वो, इस देश का भगोड़ा है, इस देश के कानून से भागा हुआ है। माजिद हैदरी, जाकिर नाइक किसी का धर्म गुरु नहीं है। जाकिर नाइक इस देश के कानून से भागा हुआ है। मेरे लिए दाऊद इब्राहिम और जाकिर नाइक दोनों बराबर हैं। देखा है, मैं भी उनको अपना गुरु मानता हूं। इलाज शरीफुद्दीन साहब तो उनके खुद से चेले रहे हैं। तो आपको पूरे हिंदुस्तान में नहीं, विश्व भर में काफी सारे देश के कानून से भागा हुआ है। एक भारतीय देश के कानून से क्यों भागा हुआ है? क्यों इलीगल पैसा इकट्ठा किया? माजिद हादरी, इसका भी जवाब दीजिए। माजिद हादरी, इसका भी जवाब दीजिए। क्यों भारत के कानूनों को तोड़ा? क्यों बांग्लादेश के बम ब्लास्ट का आरोप उस पर लगा? बताइए, जवाब दीजिए। आपकी बहुत ही अच्छा सवाल है चौरसिया साहब। आज पहली दफा मुझसे किसी ने इतना अच्छा सवाल पूछा है कि बांग्लादेश को लेकर के सवाल पूछा जा रहा है। देखिए, मैं आपको याद दिला दूं, जो इल्जाम आप बता रहे हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक पर है कि उन्होंने बांग्लादेश में दहशतगर्दों को दहशतगर्दी सिखाई, तो मैं आपको याद दिला दूं कि नथुराम गोडसे का ताल्लुक आरएसएस से था और आरएसएस आज भी जिंदा है। माजिद हादरी, इसके अलावा आपके पास बोलने को है क्या? जिंदा है। इसके अलावा आपके पास बोलने को है क्या? बताइए। के खिलाफ बात कर रहे हैं तो आप सबसे पहले आरएसएस की बात करें। सबसे पहले नाथूराम गोडसे को कंडेम करूंगा। मैं कहूंगा नाथूराम गोडसे, जिसने महात्मा गांधी की हत्या की, इस देश का पहला आतंकवादी था। बोलिए अंबर जैदी। तो आप जब नथुराम गोडसे को कंडेम करते हैं, आप आरएसएस को भी कंडेम कीजिए। आरएसएस का नाथुराम गोडसे से कोई कनेक्शन साबित नहीं हुआ। अंबर जैदी, जवाब दीजिए। ये कौन सी सोच है जो जाकिर नाइक को गुरु बनाती है? और जाकिर नाइक के ऐसे चेलों के साथ इस देश को क्या करना चाहिए? ये
ये देश विरोधी मानसिकता है जो हमेशा से, ये शुरुआत इनकी अरब देशों से होती है, चाहे वो किसी भी थॉट ऑफ स्कूल के नाम, स्कूल ऑफ थॉट के रूप में हो, चाहे वो किसी भी पंथ के नाम पर हो जो इस्लाम के अंतर्गत आती है। वो सोच एक ही डेवलप की जाती है हिंदुस्तान में गज़वाए हिंद को फैलाना। चाहे आप जाकिर नाइक की बात करें, जाकिर नाइक ने कितने बड़े स्तर पर जबरन धर्म परिवर्तन करवाया, कितने सारे लोगों को आतंकवाद में संलग्न करवाया और इंटरनेशनल लेवल पे आतंकवादियों को रिक्रूट भी किया और मनी लॉन्ड्रिंग का उनके ऊपर केस भी चल रहा है। वो भागे हुए यहाँ पे बैठे हुए 2 हमारे भाई साहब ये बोल रहे हैं कि वो हमारे धर्म गुरु हैं। बहुत शर्म की बात है, वो लोग जिनको महिलाओं से या अपने साथियों से बैठकर बात करने की तमीज नहीं है, वो अपने आप को बहुत बड़ा धर्म गुरु बताते हैं या धर्म लीडर बताते हैं। इलियास शरफुद्दीन जी बैठे हुए, पिछले जितने भी सालों में इनके साथ बहस हुई है, इन्होंने हमेशा बदतमीजी से बात की है। तो मैं ऐसे लोगों को, इस्लाम तो क्या एक नॉर्मल इंसान नहीं मानती, ये सिर्फ और सिर्फ भारत विरोधी ताकतों को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे बैठते हैं। यहाँ पे देश सरकार ऐसे लोगों को परख नहीं देती है, ऐसे लोगों पे अंकुश लगाने की जरूरत है। यहाँ पे बैठे हुए लोग सब एकजुट होकर, जो जाकिर नाइक ने बोला कि अरब देश के लोग एक डेटा बैंक बनाए और प्लीज ये लैंग्वेज ना, इलियास भाई बोल रहा हूँ, एक मिनट प्लीज, अंबर स्टॉप। इलियास शराफुद्दीन दीपक जी मैं रिस्पॉन्ड करना चाहती हूँ। इलियास शराफुद्दीन प्लीज अपनी लैंग्वेज सुधार लीजिए, प्लीज अपनी लैंग्वेज सुधार लीजिए, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। संगी मासूमों को मारा जेल जाएगा, जो संगी आरएसएस बीजेपी का हिंदू बेटियों का रेप करा जेल जाएगा, जो संगी मस्जिदा तोड़ा जेल जाएगा, जो संगी देश में आग लगाने की जुबान बोला अनुराग ठाकुर और कपिल मिश्रा जेल जाएगा। तो जाइए ना कोर्ट उनके खिलाफ, कोर्ट में 10 केस पड़े हुए, कोर्ट ने क्या कहा, आईपीसी में क्या गुनाह बनता है। इलियास शराफुद्दीन आप सावरकर की औलाद अंग्रेजों का दल्ला जेल जाएगा। हम भारत को बचाएंगे संगियों से, इंशाअल्लाह हम संगी हरामियों से भारत को बचाएंगे। मैं ये लैंग्वेज, इफ इलियास शराफुद्दीन आप माफी मांगेंगे, आप माफी मांगेंगे इस शब्द का टीवी पर इस्तेमाल करने के लिए। क्या नाम रखा है आपका शराफुद्दीन? माफी मांगिए आप, माफी मांगिए आप। नहीं देंगे, हिंदू बेटियों का रेप आश्रमों में होने नहीं देंगे, हम जान लगा डालेंगे। ब्रेक पे आओ, ये माफी नहीं मांगेंगे, मैं इनको शो से उठा के फेंकूंगा, आज उठा के फेंकूंगा इनको।